चलिए, तो आज बच्चे हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अगेन जगजोत ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक पूछा, हालांकि ये आपके पास ये क्वेश्चन जेई मेंस लेवल का है। तो वो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे यहाँ पर कि आपके पास विल द ग्रेविटेशन लॉ, हम इसके क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विल द ग्रेविटेशन लॉ वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज? क्या ग्रेविटेशन लॉ सभी बॉडीज के लिए वैलिड है? ग्रेविटेशन लॉ वैलिड फॉर ऑल द बॉडीज? क्या जो ग्रेविटेशन लॉ है जो हम बनाते हैं बच्चे, क्या ये वैलिड है ऑल द बॉडीज के लिए? तो यहाँ पर ये बड़ा कंसेप्चुअल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्या ये वैलिड है? और ये वैलिड है तो कैसे वैलिड है, और नहीं वैलिड तो क्यों नहीं वैलिड है? तो आंसर आता है बच्चे नो। अब बच्चा बोलता है सर आप तो पढ़ा रहे थे Gm1m2/r², अभी आप बोल रहे नो, बिकॉज इट इज वैलिड। याद रखना बच्चे, ये हमारे पास किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ओनली फॉर आपके पास क्या बच्चे? पॉइंट मासेस। इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट मासेस का मतलब जहां पर दो जो बॉडीज हैं उनके उनकी साइज और बच्चों उनके बीच के डिस्टेंस को अगर कंपेयर किया जाए तो साइज छोटा पड़ जाता है और डिस्टेंस बड़ा। फॉर एग्जांपल सन और अर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ा है कि इन दोनों की साइज बड़ी? तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बड़ा है, तो टेक्निकली ये पॉइंट मास बॉडीज बन जाती हैं। और पॉइंट मास बॉडीज पे ही हम Gm1m2/r² लगा देते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मेरे पास यहाँ पर दो बॉडीज हैं और बच्चे हमारे पास इनका साइज डी और ये बच्चे आपके पास डी है, और इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास ये पॉइंट मास बॉडी कब बन जाती है? व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन डी। और अगर फिर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो आप इसके ऊपर ग्रेविटेशन Gm1m2/r² को लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। तो इसका मतलब बच्चे आप ग्रेविटेशन लॉ सभी बॉडीज पे नहीं लगा सकते। और इसी तरीके पे आपके पास एक क्वेश्चन निकल कर आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास? क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये है कि वी हैव अ रॉड ऑफ मास लेंथ m kg। मेरे पास यहाँ पर एक रॉड है जिसका मास बच्चा हमारे पास कैपिटल m kg के बराबर है, और इसकी लेंथ आपके पास किसके बराबर है? l के बराबर है। और हमारे पास इसकी लेंथ किसके बराबर है जगजोत? आपके पास l के बराबर है। अगर इसकी लेंथ मेरे पास l के बराबर है और मास m है, तो बॉडी का साइज बड़ा हो गया। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है। इससे थोड़ी डिस्टेंस दूर पे, इससे थोड़ी डिस्टेंस दूर के ऊपर जगजोत, अगर हम यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएं, यहां पर मैंने एक मास m0 kg को रख दिया, और टीचर ये पॉइंट मास है, देखो कितना छोटा सा मास है, और ये एक बड़ा मास है। टीचर बोलता है ग्रेविटेशन फोर्स निकालो, और बच्चा बोल देता है Gm1m2 क्या बोल देता है? आर का स्क्वायर। लेकिन ये बात गलत है, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एज इट इज नहीं लग सकती। यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ बच्चे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन का लॉ अगर लगाना है तो दोनों बॉडीज का साइज क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। साइज छोटा कब मिलेगा बताओ? जब बच्चा हमारे पास दो मासेस के बीच का डिस्टेंस बड़ा और उनका साइज छोटा। m0 का तो साइज छोटा ही है। अब मुझे इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरे पास दूसरी बॉडी, कौन सी बॉडी बच्चे हमारे पास? जो कि लेंथ l की है, इसके अंदर बच्चे हम एक छोटा मास ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसे? अगर मैं इस m0 से x डिस्टेंस आगे चला जाऊं, अगर मैं इससे x डिस्टेंस आगे की तरफ को चला जाता हूं, x एग्जैक्टली बच्चे x डिस्टेंस आगे, मैं इससे एक कोई रैंडम डिस्टेंस x डिस्टेंस आगे चला गया, और मैं यहाँ पर बच्चे एक छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ बच्चे dx की। कितने की ले लेता हूँ बच्चे आपके पास? dx की। अब dx का मतलब क्या होता है? स्मॉल लेंथ x। आपके पास ये मेरे पास यहाँ पर आ गया dx, और ये बच्चे आपके पास आ गया x। अब जगजोत यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर बच्चे हमारे पास अब
इसका मास किसके बराबर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका मास जी डीएम, डी का मतलब स्मॉल, डी मतलब छोटा सा डिफरेंस है, एक्स के बाद छोटा सा डीएक्स यानी कि स्मॉल चेंज इन एक्स, और डीएम क्या है, स्मॉल चेंज इन दी मास। अब क्या इस एम नॉट और इस डीएम के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, 101%। क्यों भाई, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये छोटा सा डिस्टेंस अगर मेरे पास dx है, इन दोनों डिस्टेंसेस, ये x है ये dx है, और इनके बीच में बच्चा हमारे पास एक डिस्टेंस x है, तो ये आपके पास एक छोटी साइज की बॉडी बन जाएगी। लेकिन क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, क्या वो कंप्लीट फोर्स होगी कि बच्चे आपके पास पूरी फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा? तो आंसर है, ये जो इस पे फोर्स लगेगी ये छोटी सी फोर्स लगेगी। क्या है, आप में से बच्चा बोलेगा सर ये डीएम मास शुरुआत में भी तो हो सकता था, हो सकता है। ये डीएम मास आपके पास लास्ट में भी तो हो सकता था, हो सकता है। यानी कि ये एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, आर, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है बच्चे आपके पास, आर प्लस एल। तो जगजोत हो क्या रहा है, इस बड़ी बॉडी के हम बहुत सारे छोटे छोटे डीएम के टुकड़े कर सकते हैं। छोटा डीएम, जैसे ये भी डीएम कर दिया, इस डीएम को ये एम नॉट कहाँ की तरफ को खींचेगा, अपनी तरफ। फिर बच्चे एक और डीएम ले लिया, इस डीएम को भी बच्चे एम नॉट क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस बड़ी बॉडी के अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और हर टुकड़े का मास अगर डीएम केजी हो, तो उस डीएम केजी को एम नॉट अपनी तरफ खींचेगा। तो बताओ इस रॉड के ऊपर अगर आप कंप्लीट फोर्स निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी डीएम पे लगने वाली फोर्सेस की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। ये सारी फोर्सेस किस किस एंगल पे लग रही है जरा बताओ बच्चे मुझे, ये लग रही है बच्चे 0 डिग्री पे। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालोगे, जैसे मैं एक छोटी सी फोर्स डीएम निकालना चाहता हूँ, ये डीएम फोर्स बच्चे बताओ कैसे लग जाएगी। आपके पास जी मास आ गया एम नॉट, बड़ा मास आ गया, सॉरी आपके पास दूसरा मास आ गया आपके पास डीएम, दूसरा मास बच्चे हमारे पास क्या आ गया, डीएम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है, शाबाश बता दो बच्चे, एक्स स्क्वेयर के बराबर। ये एक्स स्क्वेयर है क्योंकि इस एम नॉट और इस डीएम के बीच का डिस्टेंस एक्स है, और ये बच्चे हमारे पास इन दोनों के बीच की छोटी फोर्स, और ऐसी फोर्सेस हर पोर्शन के ऊपर लग रही है, एम के हर पोर्शन पे लग रही है। और कहां से कहां पर ये पोर्शन मिल रहा है बताओ शाबाश, आर से लेके ये पोर्शन आपको कहां तक मिल रहा है, आर प्लस एल तक मिल रहा है। तो अगर बच्चे हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश, अब वाई इंटीग्रेशन, क्यों भाई इंटीग्रेशन करनी है, इस वजह से ताकि मुझे नेट फोर्स निकाली जा सके। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप करना, और मैं इसको फोर्स कहां से कहां पर मिलेगी, आर से लेके आपके पास कहां तक मिलेगी बच्चे, शाबाश बता दो, आर प्लस एल तक। तो ये फोर्स मेरे पास एफ आ जाती है जी इंटू एम नॉट। अब डीएम की वैल्यू डालते हैं, रुक जाओ 2 मिनट लगेगा, डीएम की वैल्यू आपको लिमिट बड़े ध्यान से डालनी पड़ेगी, आर से लेके आर प्लस एल। रीजन क्योंकि हमारे पास ये एम नॉट पहले इसको मास एनकाउंटर होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, और लास्ट मास इसको कहां पर मिलेगा बताओ शाबाश बच्चे, आर प्लस एल तक, और ये इसमें प्रेजेंट हर मास को अपनी तरफ खींच रहा है, तभी तो इंटीग्रेट किया। प्रॉब्लम है डीएम कैसे निकालोगे, बताओ एल लेंथ का मास कितने के बराबर है, कैपिटल एम के जी। तो बताओ यूनिट लेंथ का मास कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, एम बाई एल के जी। हाँ या ना बच्चे, ये हमारे पास आ जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं dx पोर्शन का मास निकालना चाहता हूं, तो m बाई एल इंटू कितना आ जाएगा, dx। ये किसका मास आ गया, मेरे पास dm का। अगर मैं dm की वैल्यू डाल देता हूं तो g इंटू एम नॉट, dm की जगह क्या आ जाएगा, m बाई एल इंटू dx अपॉन मेरे पास x का स्क्वायर, और r से लेके r प्लस एल। रिमेंबर इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और हम यहाँ पर सिंपल ऐड क्यों नहीं कर रहे, बच्चा एक क्वेश्चन पूछ सकता है सर आप सिंपल ऐड क्यों नहीं कर रहे,
सिंपल ऐड करने में प्रॉब्लम ये है बच्चे, मुझे जो मास मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, एक के बाद एक। अगर मैं किसी एक मास का डिस्टेंस r और मुझे सिर्फ r प्लस एल की गारंटी है कि पहला मास r पे मिलेगा, लास्ट r प्लस एल पे मिलेगा, बाकी मासेस मुझे लगातार मिल रहे हैं, तो उनको ऐड करने में मुझे डिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है। आपको हर पॉसिबल डिस्टेंस के ऊपर फोर्स निकालनी है, लगातार फोर्स निकालनी, तो इंटीग्रेशन आ जाती है। अब यहां पर अगर आप इंटीग्रेशन भूले बैठे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स किसके बराबर है, जी इंटू एम नॉट इंटू कैपिटल एम, और बच्चा हमारे पास इंटीग्रेशन x की पावर -2 इंटू डी एक्स, और r से लेके बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, r प्लस ऑफ है, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जी एम नॉट इंटू एम, x की पावर -2, x की पावर -2 है तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और कहां से कहां पर, r से लेके आपके पास कितना आ जाएगा, r प्लस ऑफ n, और अगर इसकी वैल्यू डाल देंगे तो जी एम नॉट इंटू एम, यहाँ पर -1 है तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, r से लेके r प्लस ऑफ एल -1, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x, and this will be equal to g m naught into m माइनस ऑफ, अब लिमिट डालनी होती है। अब इंटीग्रेशन कितने बढ़िया से की, ये मैटर करता है, तो r प्लस एल माइनस ऑफ 1 अपॉन r, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ तो आपके पास ये जो आपके अंदर वाली टर्म्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, आर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ऑफ एल, आर प्लस ऑफ एल। ये बटरफ्लाई मेथड है, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ आर, आर से आपके पास आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर इस रॉड और बच्चा हमारे पास इस छोटे मास के बीच की फोर्स के जी एम नॉट इंटू एम इंटू एल डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास आर इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, आर इंटू एल। तो यह हमारे पास इन दोनों के बीच की आपके पास क्या आ जाएगी, आपके लिए एक फोर्स आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना कोई बहुत मुश्किल चीज है, बहुत आराम से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बता सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है बच्चा, हमारे पास ये पॉइंट जरूर है, आपको ये पॉइंट बच्चे जरूर पता होना चाहिए यहाँ पर कि आप यहाँ पर मेथड ऑफ क्या करोगे बच्चे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे। आप मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को अगर यूज करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक सो यहाँ पर एक एल भी बाहर था, ये मैं एल मिस कर गया हूं यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी सी बच्चा आपके पास मॉडिफिकेशन है, क्योंकि बच्चे एल जो था वो भी बाहर था, वो मिस कर गया मैं, तो आपके पास फाइनली आपके पास ए का एल बाहर भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाएगा, एज इट इज, मैं आपको बच्चे बोल रहा हूँ एज इट इज, आप एग्जाम के अंदर गए और आपको सीधा ये क्वेश्चन आ गया, एक रॉड है, एक मास है, ये लेंथ L है, ये डिस्टेंस R है या डिस्टेंस X, जो भी डिस्टेंस है, आपके पास इन दोनों के बीच की फोर्स बतानी है, तो ये रॉड और मास M के बीच की आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। खैर अब चलते हैं आगे की तरफ बच्चे, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, 2 मिनट पीछे करना। हाँ बोलो बोलो। अच्छा ये भी बता दूं, ये स्कूल लेवल पे नहीं आएगा, ये भी बता दूं कि ये जो आपका डाउट है जगजोत बच्चे, एग्जैक्टली डाउट के आसपास है, क्योंकि मेन डाउट के अंदर और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये आपके पास मेन पॉइंट है, जिस दिन जगजोत आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, जो मेन क्वेश्चन है आपका वो अपने आप आपको क्लियर। सबसे पहला काम क्या होता है, जो आज आपको कराया गया उसको सिंसियरली रिवाइज करके अगले दिन पूछना होता है कि सर हमने कर लिया
अब आप बताओ कि इसमें मुझे ये डाउट आया, इस स्टेप के अंदर ये डाउट आया, आपने प्लस कैसे किया, आपने माइनस कैसे किया, आपने इंटीग्रेशन क्यों की, ये सारी चीजें आपको अगले दिन पूछनी होती है, चुप नहीं रहना होता है। चुप रहने से बच्चे हमारे पास चीजें बनती नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि आपने अगले दिन जरूर पूछना है कि भाई मेरा थॉट प्रोसेस सर ऐसा आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, या सर ये स्कूल के अंदर तो करवाते नहीं, आप क्यों करवा रहे हो, या फिर सर ये एग्जाम कहाँ कहाँ पर पूछे जाते हैं, ये एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, ये सारी चीजें। ठीक है शौर्य, चले आगे बेटा। सर अगर दो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू उनका जो रेडियस है, फिर क्या होगा सर? अभी आपने कराया था ना सर, फिर वो बता दो सर उसमें क्या होगा, मतलब उसमें फिर फोर्स फाइंड करेंगे सर? मैंने क्या लिखा बच्चे इसके अंदर से, देखिए ये देखिए, ये देखिए क्या लिखा बच्चे मैंने इसके अंदर से, बताओ क्या सर लिखा मतलब कर शौर्य, सकते शौर्य जी क्या एम लिखा वन हुआ? एम टू बाई आर आर स्क्वायर। बिल्कुल, अगर उनका साइज बहुत बहुत बच्चे आपके पास छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस, तो आप नॉर्मल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा देते हो। क्या लगा देते हो आप? नॉर्मल लॉ नॉर्मल ऑफ, बिल्कुल। लेकिन अगर एक बॉडी एक्सटेंडेड है और दूसरी बॉडी पॉइंट मास है, तो आप वहां पर नॉर्मल लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, हाँ मुदित बोलो बेटा। सर ये जो भी प्रोसेस पिछले क्वेश्चन में हुआ है, ये मतलब हर ऐसे ही क्वेश्चन में लगेगा कि मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग? जनरली बच्चे हमारे पास क्या, मुझे वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली बच्चा हमारे पास इस तरीके से ही हम काम करते हैं, जो जनरल मेथड है, यानी कि +2 लेवल के ऊपर ये सबसे जनरल मेथड है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो आपके पास कॉन्शियसनेस है, जो हमारे पास बच्चे हमारा सोचने का तरीका है, वो भी बच्चे बहुत मैटर करेगा। ये होता तो ऐसे ही है बच्चे हमारे पास कि इंटीग्रेशन से आप निकालते हो, +2 में भी जाओगे तो सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि +2 में वहां पर चार्ज रॉड रख दी जाएगी, एक दूसरा चार्ज होगा, तो जनरली यही मेथड लगाते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है बच्चे की टीचर बोल दे कि एक रॉड का मास भी चेंज होने लग गया, तो वहां पर इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। या टीचर 2 रॉड ले ले, तो आपको दोनों जगह पे आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा हो जाए कि टीचर आपको बोलेगा जी ये मेरे पास एक रॉड है और ये मेरे पास एक मास आ गया m0 kg का, ये लेंथ l है और मास m है, अब इसको इंटीग्रेट करना, तो बच्चे आपको अब आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब कि होगी तो इंटीग्रेशन ही मुद्दे, वही छोटा मास मान के कि आप बोलोगे कि ये मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया r, तो मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे चला, छोटा डिस्टेंस मैंने dx ले लिया, अब ये dx छोटा मास बन गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, आपके पास जो भी इनके बीच का डिस्टेंस रह गया, फोर्स निकालोगे। और फिर बच्चे फोर्स आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि फोर्स के कंपोनेंट्स तो नहीं बन रहे, लेकिन होगी फाइनली इंटीग्रेशन। अगर आप ये सुनना चाहते हो या ये सोच रहे हो कि इंटीग्रेशन ही होगी, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन, ऐसे अप्रोच के अंदर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और एक और बात बता देता हूँ, ये थोड़े से स्लाइटली आपके पास हायर एंड के ऊपर क्वेश्चन चले जाते हैं, यानी कि हम मेडिकल वाले बच्चों को बोलते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन कर लो, और जो बच्चे नॉन मेडिकल के, हम उनको बोलते हैं कि भाई आपको इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए और तभी आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। तो मुझे कम से कम ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत जगहों पर आपको दिखाई देगा। अगर कुछ टफ होगा तो उसमें इंटीग्रेशन होगी और कुछ टफ नहीं होगा, पर तरीका यही रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के अलावा कौन कौन सा केस बन सकता है इसमें, इस पॉइंट, फॉर्मूला में? फिर से बोल बच्चे, पॉइंट मास के अलावा देख, हाँ एक जी तो सर। रॉड वाला केस बन गया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, रॉड, रॉड का दूसरा केस भी तेरे को मैंने बताया, मैं मेरे पास केसेस तो बच्चे तुम जितने मर्जी ले लो यार, इसमें क्या, ये रॉड है, ठीक है, मेरा ये तो वन ऑफ दी, तुमने मेरे को बोल दिया कि सर बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, मैंने बोला ये तो भाई ये आपके पास है। और ये बच्चा हमारे पास, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है आपके पास, ये बच्चा हमारे पास मान लो कि ये डिस्टेंस r के बराबर है, ये मास m0 आ गया, और ये मास बच्चा हमारे पास कितने का आ गया बच्चा आपके पास, चलो m kg,
और लेंथ है बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी पूरी L मीटर। मेरी बात समझ गए? और अब इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है बच्चे? मुझे फोर्स निकालनी है। ये भी बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, इंटीग्रेशन टफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? चल भी लड़के आ जा, शाबाश, वेरी गुड। सर आपके इस केस में सर हमने जो dx और dm लेना है वो जहाँ पे r मिलता है वहां पे लेना है। कैसे? जहां पर R मिलता है मतलब? सर नहीं यहाँ से नहीं सर नहीं ये नहीं नहीं कहाँ नहीं, से होगा? ऐसे 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 नहीं होगा। पहले मैं तेरे को एक और केस बताता हूँ। ये बच्चा हमारे पास एक और केस है, और बच्चा हमारे पास इस रिंग का मास कैपिटल M kg का। यहाँ पर एक छोटा सा मास आपके पास कितने के बराबर है जगजोत? m0 के बराबर है। यहाँ से जगजोत इसका रेडियस r के बराबर है। अब देख, बड़ी बॉडी बन गई है, ये रेडियस r के बराबर है, और ये डिस्टेंस बच्चे हमारे पास ये स्मॉल r के बराबर है। ये छोटा मास m0 kg है। इनके बीच की फोर्स निकालनी। चल मैं तेरे को बता देता हूँ बच्चे। देख, हमारे पास इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चे आप इसको ओरिजिन मान लो, ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्या लेना पड़ता है बच्चे? एक डिस्टेंस के ऊपर एक मास लेना। यहां से बच्चे तू पहले x डिस्टेंस पे चला। अब यहाँ पर एक छोटा सा बच्चे डिस्टेंस ले ले dx का। अब इसके ऊपर dm मास है। ये dm मास इस m0 मास को क्या करेगा बता? शाबाश, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बोलता जा बच्चे हमारे पास। अट्रैक्ट करेगा। क्या ये फोर्स कंप्लीट फोर्स होगी कि छोटी सी फोर्स होगी? तो आंसर है छोटी सी फोर्स होगी। छोटी सी होगी। इस फोर्स के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे जरा बता दे बच्चे मेरे पास? 2 बन जाएंगे। अगर ये यहाँ पर तू इसको 2 कंपोनेंट मान लेता है, ये एंगल थीटा लड़के, तो ये तेरे पास क्या आ जाएगा बता? शाबाश, df cos थीटा। और यहाँ पर बच्चे df क्या आ जाएगा? sin थीटा। फिर तू यहां से मुझसे लड़ाई कर सकता है। तू बोलेगा सर अगर मैं यहां से x डिस्टेंस आगे चलूं, चल सकता हूं? बिल्कुल चल सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मास ले सकता हूँ, ले ले भाई, किसी ने मना थोड़ी ना किया। और यहाँ कंपोनेंट पर सेम बनेगा। ये बच्चा हमारे पास ट्राइंगल भी सेम है, और ये डिस्टेंस भी देख लेना इस फोर्स के लिए। ये dm मास है, और इसके लिए डिस्टेंस कितने के बराबर है? अंडर रूट ऑफ r स्क्वेयर प्लस ऑफ x स्क्वेयर। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ क्या बच्चा है? r स्क्वेयर प्लस ऑफ x स्क्वेयर। अब ये जो dm मास है, ये भी इसको क्या करेगा बच्चे बता? शाबाश, अट्रैक्ट करेगा। इसके भी कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे बता? शाबाश, 2। अब बता, ये भी एंगल थीटा है। अब तू ध्यान से देख के बता कौन कौन से कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और कौन कौन से बच्चे आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जरा बता मुझे। सर df cos थीटा ऐड हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और df cos थीटा बच्चा हमारे पास इस पूरी रॉड पे जब आप चलते जाओगे तो आपके पास हर मास बच्चे इसको अपनी तरफ खींचेगा। किससे बच्चे? df cos थीटा से, अपनी तरफ। यानी सारे df cos थीटा की आपस में क्या हो जाएगी बच्चे? इंटीग्रेशन। ये df cos थीटा की इंटीग्रेशन करनी। अच्छा जगजोत, इसमें बच्चा गलती क्या कर देता है? वो इंटीग्रेशन कर देता है 2df cos थीटा की। गलत है, क्योंकि df cos थीटा को ऐड करने का मतलब ही तो ये हो गया कि सारे df cos थीटा जितने भी हैं उनको ऐड कर देना। 2df cos थीटा का मतलब आप 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। अब पॉइंट यहाँ पर बच्चे आपके पास लिमिट्स के लिए, ये 0 अगर मैं मानता हूं तो ये कितने के बराबर है? L/2। ये 0 मान देता हूं तो ये कितने के बराबर है? -L/2। देखो बच्चे हमारे पास क्या होता है बच्चे, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो L/2 से लेके -L/2। जो बात हमारे पास यहाँ पर ये बच्चे, दे पॉइंट इज कि हम कितना पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास बच्चे आपके हर क्वेश्चन का जवाब है और हर चीज का, लेकिन पॉइंट ये बच्चे हमारे पास, हम उस चीज को बच्चे किस तरीके से, मतलब कि कई बार बच्चा अपने एम के साथ उसको रिलेट कर लेता है, कई बार बच्चा नहीं कर पाता है। कई बार बच्चा बोलता है कि यार ये चीजें मेरे पे बोझ बन रही है, तो उस केस में दिक्कत आ जाती है। ठीक, तो बोझ अगर नहीं मान के चलोगे, घर पे जाकर प्रॉपर रिवीजन करोगे, फिर डाउट पूछोगे, पूछते रहोगे, तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है माइनस। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी फिर आपको, मतलब कि ढंग से, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं भूल गया, फिर थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर मास कितना बच्चे जी?
छोटा मास एम नॉट, बड़ा आपके पास एक और डीएम, इनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट गायब हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, कॉस ऑफ थीटा। कॉस क्या होता है बच्चे, बेस, बेस आपके पास यहाँ पर आर है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो आपके पास आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये स्कूल में नहीं आएंगे जगजोत, मैं पहले आपको बोल दूं, जे एम नॉट इंटू आर, और बच्चा हमारे पास अब अंदर क्या रह गया बच्चे, मेरे पास यहाँ पे डीएम, और फिर बच्चा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर क्या रह गया बच्चे, 3/2, और फिर मेरे पास इसको माइनस L/2 से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देना, प्लस L/2। क्यों? क्योंकि मुझे सारे डीएम मास या तो प्लस L/2 तक मिल रहे हैं या माइनस L/2 तक। ठीक जगजोत। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर जी एम नॉट इंटू आर, अब इस डीएम को कैसे, अब डीएम को कैसे निकालोगे भाई, एल लेंथ का मास m kg है, तो बताओ dx का मास कितने के बराबर आ जाएगा, m/l इंटू dx। तो हमारे पास माइनस ऑफ L/2 से लेके प्लस L/2 डीएम, तो m डिवाइडेड बाई l इंटू आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, और ये बच्चा हमारे पास g m नॉट इंटू m इंटू आर डिवाइडेड बाई l। अब यहाँ पर dx, अब इंटीग्रेशन की आपके पास समझ होनी चाहिए, माइनस L/2 से लेके प्लस ऑफ L/2, और मेरे पास यहाँ पर मुझे इंटीग्रेट करना है dx डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस ऑफ एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करना बच्चा हमारे पास थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है, यानी कि अब इसको बच्चा इसके अंदर से लगने लग जाता है कि यार ये अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ये सर जो करवा रहे हैं ये पता नहीं कहाँ से करवा रहे हैं, पर ये, हाँ बोलो सर, वो r डिवाइड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आया क्या बेटा, सर? ये वाला जो आपने है ना, आपने लिखा है r डिवाइडेड बाय कॉस रूट की ऑफ आर स्क्वायर प्लस कॉस की बेसिक डेफिनेशन बता बच्चे, क्या होती है कॉस, क्या होता है बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये ट्राइंगल देख बच्चे, ये ट्राइंगल देख, यहाँ पर ये जो बच्चा आपके पास ट्राइंगल है, मैं तेरे सामने एक ट्राइंगल यहाँ पर मार्क करता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर बच्चे मुझे बताना, ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें बेस क्या और हाइपोटेन्यूज क्या, जरा बताना। सर बेस हुआ x और एक्स कैसे हो गया, एक्स कैसे हो गया, आपने 10th क्लास के अंदर बेस, ओके सर, वो मेरे को x सॉरी r बेस हुआ बिल्कुल सर, और हाइपोटेन्यूज वो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वो जो रूट। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर है, बिल्कुल यही चीज, ठीक है बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर ये डीएफ है। अब रहेगी बच्चे इंटीग्रेशन की बारी कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करते हो, यही बच्चा हमारे पास मेन प्रॉब्लम है, बच्चा बाकी भी कर लेता है, और यहाँ से बच्चा जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये इंटीग्रेशन करनी कैसे। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने का तरीका दो तरीके, जिसमें से मैं आपको सबसे आसान वाला तरीका बताता हूँ, और सबसे आसान वाला तरीका बच्चा हमारे पास क्या, अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर देखें, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर देखें, इस ट्रायंगल को दोबारा से देखो, तो बताओ आपके पास यहाँ पर x डिवाइडेड बाई आपके पास r, या फिर x डिवाइडेड बाई r किसके बराबर है, शाबाश बता दो बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा, हाँ या ना बच्चे, x डिवाइडेड बाई r किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा। x बच्चे अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, r बच्चे बेस है, सो देयरफॉर आपके पास x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गए, शाबाश बता दो, r टेंजेंट ऑफ थीटा। और बच्चा हमारे पास अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो dx किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, इसको बच्चा अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो r कांस्टेंट है, टेंजेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चे आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये अब सारी चीजें मैथमेटिकल आपके पास जुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, जो बच्चा कंफर्टेबल है वो कर पाता है, जो कंफर्टेबल नहीं है वो थोड़ा सा इसमें रिपेल होने लग जाता है। पर अच्छी बात है कि स्कूल लेवल के ऊपर ऐसी चीजें टीचर नहीं पूछता है, जी एम नॉट एम आर डिवाइडेड बाई एल, और मैं ये इसलिए करवा रहा हूं बच्चे क्योंकि
आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और कैसा क्वेश्चन टीचर बना सकता है जो आज तक नहीं पूछा गया, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब देखो बच्चे, जब आप इस रॉड के बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच जाओगे, जब आप इस रॉड के बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुंच जाओगे, सपोज कि बच्चे ये वर्टिकल के साथ एंगल आपके पास अल्फा बन रहा है और ये वाला एंगल मैक्सिमम एंगल बीटा बन रहा है। हालांकि एंगल सेम होने चाहिए, पर मैं जानबूझ के अलग लेके चल रहा हूँ, मैं इसको रैंडम मान के चल रहा हूँ कि एक एंगल अल्फा और दूसरा क्या बच्चे बीटा। तो अब -l/2 के लिए अब आप कौन सा एंगल लिख दोगे बच्चे, यहाँ पर आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर आप बीटा लिख दोगे, माइनस बीटा क्यों लिखोगे, क्योंकि ये एंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होते हैं, और दूसरा अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो वो प्लस अल्फा हो जाएगा। अब बच्चे dx की जगह मेरे पास कितना आ गया, r सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और बच्चे हमारे पास प्लस एक्स स्क्वेयर, अब एक्स स्क्वेयर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर इंटू टेंजेंट स्क्वेयर ऑफ थीटा, और इसकी पावर जगजोत हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 3/2 के बराबर। इसके पावर बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी बच्चे, 3/2 के बराबर। अब आगे चलते हैं, आगे बच्चे हमारे पास, मैं उन बच्चों के लिए भी हेल्प कर रहा हूं जो बच्चे इस इंटीग्रेशन को किए बगैर, कल को ये क्वेश्चन आता है 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे करें। यहाँ पर बच्चे आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी एम नॉट इंटू एम आर डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पर माइनस बीटा से लेके बच्चे प्लस बीटा, आर ऊपर है सेकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा, नीचे सॉल्व करते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बताए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा क्या होता है, बताओ शाबाश, तो आंसर है सेकेंड स्क्वेयर थीटा, ये मुझे पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें से आर स्क्वेयर को कॉमन निकाल देता हूं तो उसकी पावर किसके बराबर है, 3/2, तो आर स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है, आपके पास सेकेंड स्क्वेयर थीटा की पावर 3/2, ये कैंसल, आर की पावर क्यूब आ जाएगी, ऊपर आर स्क्वेयर है, ये आर और ये आर और नीचे आर क्यूब, तो बताओ क्या आ जाएगा, जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाई आपके पास एल, और यहाँ पर नीचे ए का आर बच जाएगा, ये मेरे पास आर आ गया, ये आर क्या बच्चे हमारे पास इस रॉड से आपके पास इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सेकेंड स्क्वायर थीटा सेकेंड क्यूब, तो 1 सेकेंड बच जाएगा। कोई बच्चा मुझे बता दे 1/सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, शाबाश बता दो, कॉस थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर cos थीटा आ गया, और cos थीटा बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट स्टेप रह गया, और बच्चे cos थीटा डी थीटा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा, ये बच्चे माइनस साइन थीटा बोल देते हैं लेकिन ये आपके पास होती है sin थीटा, और बच्चे अब मेरे पास आ गया जी एम नॉट एम डिवाइडेड बाई आर इंटू एम, और हमारे पास यहाँ पर cos थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, लिमिट्स क्या है बच्चे, माइनस बीटा और बच्चे आपके पास अल्फा। नेक्स्ट और लास्ट है, अब बच्चे हमारे पास इन दोनों के बीच की फोर्स क्या आ गई, जी एम नॉट एम डिस्टेंस आर लेंथ एल, और बच्चे साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। एक प्रॉपर्टी और याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा पता है किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो जगजोत इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी आ गई, जी एम नॉट एम आर इंटू एल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये उन बच्चों के लिए मैं एक रिलीफ एक देने की कोशिश कर रहा हूं जिन बच्चों ने बच्चे ये क्वेश्चन अगर करना है, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन करना है लेकिन वो इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, और ये सबसे इजी बन जाएगा। अब आपको इसमें सबसे इजीनेस रहेगी, देखो कैसे, टीचर मेरे पास यहाँ पर, अब देखो मैं आपको अलग अलग तरह से यहाँ पर, अब इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, कैसे सर, हाँ बोलो, सर मैं पीछे करना सर, बोलो बच्चे, सर इसमें सर ये कैसे आया सर, dx इज इक्वल टू r सेकेंड थीटा डी थीटा, ये वाला आपको डिफरेंशिएशन आती है बच्चे, पहले तो आपको मुझे ये बताना पड़ेगा,
यस सर। अगर x इज इक्वल टू आर टेंजेंट ऑफ थीटा तो dx अपॉन डी थीटा क्या होता है बच्चे? टेंजेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? अगर आपको याद नहीं है तो आप चुप बैठ जाओगे, और याद है तो आप फटाफट बोलोगे। जैसे साइन की कॉस होती है, कॉस की माइनस साइन होती है, टेंजेंट की क्या होती है? माइनस। बेटा माइनस नहीं, सीकेंट स्क्वायर थीटा होती है, ये वहां से है। तो डी थीटा इससे क्या कर दिया बच्चे? मल्टीप्लाई कर दिया, ये किया बच्चे। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अब डिफरेंस मैंने आपको पहले बोल दिया, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आती है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे मैथमेटिकल टूल पे मेहनत नहीं की हुई है, तो यहां पर हम फंसेंगे। फिर भी मैंने बीच का रास्ता एक निकाल दिया, और मैंने बीच का रास्ता क्या निकाल दिया? आप ये फॉर्मूला याद कर लो, जी एम नॉट एम आर एल और साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। हमारे पास अब तो ये बड़ी सिंपल सी बात आ गई। देखो टीचर क्या बोलेगा, ये मेरे पास एक रॉड है और ये रॉड का मास mkg है। ये रॉड के बच्चे आप आगे की तरफ को गए, आप r डिस्टेंस पे गए, यहां पर मेरे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, दूसरी तरफ से एंगल कितने का बन रहा है आपके पास? 30 डिग्री का। इस रॉड की लेंथ मेरे पास l के बराबर है, ये डिस्टेंस मेरे पास r के बराबर है। इस m नॉट के ऊपर ये रॉड कितनी फोर्स लगाएगी? अब जिस बच्चे ने ये इंटीग्रेशन नहीं करनी है, मैंने तो उसको सिंपल क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बताओ क्या आ जाएगा? जी दूसरा मास एम नॉट, रॉड का मास एम, और बच्चे इसकी लेंथ एल है, डिस्टेंस आर, तो आर इंटू एल। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल सिंपल कर देना। और हमारे पास बताओ अब ये फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? जी एम नॉट एम आर इंटू एल। साइन 30 कितना होता है? √3/2। साइन आपके पास 30 हाफ, तो बच्चा आपकी फोर्स आ गई ना 2 मिनट के अंदर। जी एम नॉट कैपिटल एम आर इंटू एल 2, और बच्चे √3 प्लस ऑफ। तो आप ये समझिए कि मैंने आज आपको ये देखो बेटा, अब इसमें मेरी कोई खास बात नहीं है, ये जगजोत की बात है कि जगजोत ने ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवा लिया। ये जगजोत ने बच्चे बोल दिया कि सर आप बताओ कोई और तरीका हो सकता है, तो फिर बच्चे मेरे अंदर का तो टीचर जागेगा और वो बोलेगा कि भैया अगर क्वेश्चन है तो तू बेटा ले ले। क्योंकि हमें नहीं पता होता है, कई बार बच्चा कोई डाउट पूछता है और वही डाउट किसी ना किसी तरीके से किसी एग्जाम पर, ये स्कूल लेवल पे नहीं आएगा। आई मस्ट से ये स्कूल लेवल पे नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा इसको स्कूल के लिए टारगेट कर रहा है, नंबर 1, 2 मिनट रुक बच्चे, और दूसरा अगर कोई बच्चा इस पर्टिकुलर रॉड की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स निकालना चाहता है और इंटीग्रेशन नहीं करता है, तो फिर मैं बोलूंगा बच्चे प्लीज इस फॉर्मूले को अच्छे से आप क्रैम कर लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। बोलो बच्चे, बोलो शाबाश। अब ये आपने क्वेश्चन लिखवाई है तो ये क्या हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगी? यस डेफिनेटली, ये 100 है। लेकिन 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 पार्थ ये किस इक्वेशन में वैलिड होगी? जहां पर मेरे पास एक रॉड है और बच्चे जो मास है ये इस रॉड से कौन सी एंगल पे रखा हुआ है, कौन से डिस्टेंस पे बच्चे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। मेरी बात समझ गए? ये कौन से पे होगा बच्चे आपके पास? परपेंडिकुलर वाले पे। परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला इज वैलिड जहां पर मेरे पास एक रॉड है जिसका मास और जिसकी लेंथ आपको गिवन होगी, और जो दूसरा मास है इस लेंथ के कहां पर रखा हुआ है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मेरी बात को समझ गया? ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है पार्थ, हो जाएगा अब ये। और ये बच्चे जैसे ये एंगल 45 डिग्री दे दिया और टीचर ने ये एंगल बच्चे आपके पास 30 डिग्री, अब बोलोगे आप बोलोगे सर मुझे आप डाटा दो, मैं 2 मिनट में आंसर निकाल देता हूँ, पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जगजोत? यस सर। जगजोत ने आज मेरे पूरे नर्वस सिस्टम को सर ये ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए सर? हाँ सिर्फ ग्रेविटेशन। हाँ, और अब पार्थ ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो पार्थ जब आप +2 के अंदर जाओगे तो ऐसा ही फॉर्मूला आपको 2 जगहों पर मिलेगा, और वो होगा बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। सेम बच्चे आपके पास फॉर्मुलेशन होगी, और नहीं तो आप +2 की किताब आप देखिए आपको सेम चीज मिलेगी। आपको मैंने +1 के अंदर ही बच्चे +2 की तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी, आप ये बात समझिए। यानी कि +2 के अंदर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम कंडीशन आती है, सिर्फ ये है कि वहां पर चार्ज रॉड है, और बच्चे वहां पर मैग्नेटिज्म के अंदर भी आपके पास सेम कंडीशन आती है, और एंगल भी आपको हैरानी होगी वहां पर भी एंगल कितना है? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
और आप जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, अरे यार ये तो मुझे पता है कि याद कैसे करना है, याद वहां पर भी करना है, याद यहाँ पर भी करना है, ठीक। और मैंने डेरिवेशन भी करवा दी, मैंने एक तरीके से आपको +2 की डेरिवेशन भी करवा दी मैग्नेटिज्म की, ठीक है। चलो बोलो Yes, sir. अब। हाँ बेटा, ये हो जाता है जब आप क्वेश्चन पूछते तो होता है, और ये इंटरलिंक्ड है, ये इंटरलिंक्ड है। चलो हाँ बोलो बेटा क्वेश्चन, शाबाश। सर मैंने यही पूछना था कि जो हमारा जेई का पेपर होता है ऑब्जेक्टिव ही होता है ना सर? बेटा ऑब्जेक्टिव आज तक तो ऑब्जेक्टिव ही है बच्चे। तो उसके लिए अच्छा है सर, ये वाला ऐसा है, क्योंकि हम क्या इतनी लंबी चौड़ी निकाले, सीधा फॉर्मूले में डाले। आप शायद से बच्चे, सुमेर यहाँ बैठा हुआ, सुमेर बताएगा कि ऑफलाइन क्लास के अंदर एक लड़की आती है बच्चे कोमल, और उसने स्पेशली मुझे बेटा व्हाट्सएप किया कि सर आपने जितने शॉर्टकट्स बताए मैं अपने दोस्तों के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन निकाल देती हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन, जैसे बच्चे मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी के 2 से 3 क्वेश्चन बताए कि बेटा अब ये कितनी हाइट तक पहुंचेगा, वापस कैसे आएगा, हाइट कैसे निकालनी है, G', ये सारे शॉर्टकट बच्चे ध्यान में रखिएगा, इनको गुम मत करिएगा। तो बेटा आप देखोगे जेई के क्वेश्चन, हाँ कुछ ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन मैं बोल दूंगा कि बेटा आपके शॉर्टकट से निकल जाएंगे, 5 कर क्वेश्चन होते हैं बच्चे, थोड़े से मुश्किल होते हैं। क्या जगजोत, ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज बच्चे आपके पास आ जाती है। चल अब जगजोत ने पूछा हुआ है तो अब थोड़ा सा बच्चे बना भी हुआ है मूड, तो मैं एक क्वेश्चन और बच्चे में आपको मैं उसको इंटीग्रेट नहीं करवाऊंगा, उसको फिर +2 में इंटीग्रेट कर लेना। यहाँ पर बच्चे हमारे पास ये मास आ गया mkg का, ये रिंग का मास है बच्चे, फोकस करना। और इस रिंग के सेंटर से बच्चा हमारे पास कुछ डिस्टेंस दूर, मान लेते हैं हम कि हमारे पास x डिस्टेंस दूर एक मास को रखा गया हुआ है m0 kg। रिंग का रेडियस किसके बराबर है बच्चे, आपके पास r के बराबर। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, टीचर बोलता है इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जी। मास ऑफ द रिंग, मास m0, रिंग और मास के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, x, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा r², रिंग के रेडियस का स्क्वायर, x² डिवाइडेड बाय 3/2। ये बच्चा हमारे पास रिंग और बच्चा हमारे पास एक मास के बीच की फोर्स है। और इंटरेस्टिंग चीज की, अगर मैं रिंग के सेंटर पे चले जाऊं तो मैं x की वैल्यू को क्या कर दूंगा बताओ, शाबाश। अगर मैं रिंग के सेंटर पे अगर चला जाता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास फोर्स भी रिंग की क्या हो जाएगी, 0। अगर ये मास सेंटर पे चला जाएगा तो उसके ऊपर रिंग की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अगर मेरा x डिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा हो जाए, मैं जानबूझ के एक एक्स्ट्रा लगा, तो हमारे पास इसके कंपैरिजन में r क्या हो जाएगा, इग्नोर। तो ये फोर्स बच्चे आपके पास फार अवे यानी कि बहुत बड़े डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, Gm इंटू m0 और ये x। अब नीचे से r² हटा दीजिए तो x की पावर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्या चीज आ गई, आपके पास नीचे क्यूब है ऊपर स्क्वायर, तो Gm m0 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। ये नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स जैसी हो जाएगी। यानी कि अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाओगे तो रिंग क्या बन जाएगी बच्चे आपके पास, पॉइंट मास। हाँ या ना, यही तो सीखा है अभी तक आपको कि अगर दोनों मासेस बहुत दूर चले जाएंगे तो फिर ये पॉइंट मास बन जाएंगे, तब इनके बीच का डिस्टेंस x हो जाएगा और तब आप इस पे नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स लगाओगे। देखो शुरुआत यहीं से हुई थी ना, हाँ या ना, कि अगर आप बहुत दूर चले जाते Yes, sir. तो बच्चे यही तो हुआ कि अगर आप रिंग से बहुत दूर चले गए तो रिंग और मास के बीच का डिस्टेंस x है, लेकिन ये x बहुत बड़ा है तो नॉर्मल फोर्स लगा दो। एक और चीज जिसका बच्चे अभी मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मैं आपको, वहां पर क्यूब आएगा। हाँ बेटा, फिर वहां पर क्यूब आएगा सर, x³ कैसे क्यूब आएगा बच्चे, बताओ कैसे क्यूब आएगा। सर आपने वो 2 और 2 कट हो गए ना सर, तो वहां पर 3 आ रहा है। हाँ जी बेटा, और लॉजिक बताओ, और लॉजिक बताओ। ओके वो सर ऊपर x है। ओके, अगर x बहुत छोटा है तो क्या हो, अगर बच्चा हमारे पास x छोटा और रेडियस बड़ा यानी कि बहुत क्लोज है, तो फिर बच्चा हमारे पास नीचे r² बच जाएगा और x² गायब हो जाएगा। तो बहुत क्लोज ये फोर्स क्या हो जाएगी, Gm m0 इंटू x, और नीचे बच्चा हमारे पास r, अब ये स्क्वायर है, ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा तो इसी तरीके से क्यूब हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल नहीं हो सकता।
इसका मतलब छोटे डिस्टेंसेस पे फोर्स डिस्टेंस की पावर x पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जैसे जैसे दूर चलते जाते हो ये फोर्स क्या होती जाती है, डिक्रीज। एक चीज है बच्चे जिसका प्रूफ मैं अभी आपको नहीं दूंगा बच्चे, कभी एक्स्ट्रा क्लास आज कोशिश करूंगा रात को लगाने की। बच्चे थोड़ा सा मेरा घर मैसअप हो रखा है जिसकी वजह से बच्चे मैं नहीं लगा पाया क्लास कल भी। तो बच्चे हमारे पास अब यहाँ पर बच्चे ध्यान से समझ, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट टू। ये बच्चे याद रखना, रिमेंबर, क्योंकि ये +2 के अंदर भी आएगी, सेम चीज आएगी। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट टू, फोर्स इज मैक्सिमम। आपके पास ये फोर्स क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम। डिस्टेंस याद रख लेना r बाय रूट टू। और यहां पर अब टीचर नेक्स्ट पता है क्या पूछेगा, ग्राफ। टीचर बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपसे ग्राफ पूछेगा, किसके इसके बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्टेंस x के बीच में। ध्यान से समझना, ये बात हो रही है रिंग की और मास बच्चे हमारे पास m0 की। ये बात हो रही है बच्चे रिंग की और बच्चे मास m0 की। जब ये मास को देखा जाए तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, बताओ शाबाश, नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ये मास यहां पर आ जाता है तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग जाएगी, पॉजिटिव। यानी जब x पॉजिटिव है तो ये फोर्स क्या है बच्चे आपके पास, नेगेटिव। ये फोर्स बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर, सेंटर पे 0 है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चे, x प्लस माइनस r बाय रूट टू। यानी कि r बाय रूट टू पे आकर ये आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। r बाय रूट टू पे आकर ये क्या हो जाएगी बच्चे आपके पास, मैक्सिमम। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो ये ग्राफ ऐसे +2 में भी आएगा सेम ग्राफ। और बच्चे हमारे पास ये यहां पर आ गया। अब ये यहां पर पॉजिटिव में क्यों चला गया, क्योंकि जब x नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव है, ये सेंटर की तरफ को जाएगी पॉजिटिव x, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स है। फिर ये माइनस r बाय रूट टू पे आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लीज बच्चे ये ग्राफ याद कर लेना, ये याद कर लेना, और ये सारे रिजल्ट +2 के। कल एक बच्चा और मिला, वो कहता कि पूरी +2 जो है 3 महीने की। मैंने बोला बिल्कुल सही, पूरी +2 सिर्फ 3 मंथ्स की। आप 3 महीने के अंदर पूरी की पूरी +2 क्या कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो बहुत आराम से। लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो ये कि +1 के अंदर आप ये सारी चीजें करके आ रखे। तो आप जितनी मेहनत यहाँ पर करते हो +2 के अंदर उतनी मेहनत आपके पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। चलो ये भी हो गया, तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये रिंग का और बच्चे आपके पास दूसरी चीज का। चलो अब आगे चलते। नेक्स्ट क्या बच्चे, जगजोत अभी भी मतलब कि अगर हो, और ये शौर्य पार्थ जितने बच्चे हैं, सुमेर बच्चा, आपको इंटरेक्ट करते रहना। आपको देखो चीजें बच्चे हमारे लिए तो आसान कोई करेगा, हाँ या ना। और ये चीजें अगर किताबों के अंदर है तो मतलब हमें यहाँ तक तो पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि किताब वाला आपको इजी करके दे देगा, या टॉपर बोलेगा नहीं यार। वहां पर पठानकोट के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा मुश्किल आ रही है मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर, तो या केमिस्ट्री के अंदर, तो हम ऐसा कर देते हैं, हम पढ़ना छोड़ देते हैं। टॉपर पढ़ना छोड़ेगा क्या, वो तो नहीं वो छोड़ेगा, वो तो बल्कि खुश होगा कि आपको नहीं आता है। वो खुश होगा कि अच्छा तुम्हें रिंग का फॉर्म, तुम्हें पता ही नहीं कि रिंग की फोर्स मैक्सिमम कब होती है, तो वो तो खुश है। हमको उसके बराबर मेहनत करनी है। और बच्चे जिस पर्सन को पता है कि उसको कहां तक पहुंचना है, जिसके पर्सन एम है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाता है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। चलिए अब जो नेक्स्ट पोर्शन है बच्चे, अगेन बच्चे स्कूल के सिलेबस में से इस साल कट है, लेकिन बच्चे हमारे पास हम इसको जरूर करेंगे कैपलर्स में, जिसके ऊपर बेस 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे जगजोत के डाउट, और बच्चे वो हो जाएंगे कैपलर्स लॉ। कैपलर्स बच्चे हमारे पास जो लॉ है ये 3 हिस्सों के अंदर बढ़ता है। पहला हिस्सा बच्चे विच इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये क्या कहता है, हम ज्यादा इसके अंदर से बच्चे हम इसके अंदर से डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अपने काम की चीजें। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या बोलता है, सारे प्लैनेट्स बच्चे हमारे जो हैं वो सन के आसपास किस में मूव करते हैं बच्चे, आपके पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। ये बच्चा हमारे पास, ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट।
ऑल द प्लैनेट्स मूव्स, ये मूव करते हैं बच्चे किसके अंदर, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये बच्चा हमारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। अब इलिप्स क्या चीज है, मान लिया जाए अगर आप एग देखें, मुर्गी का अंडा अगर देखें तो वो इलिप्टिकल होता है, यानी कि वो बच्चा आपके पास इलिप्स होता है। सर्कल के ऊपर कोई पर्सन बैठ जाए तो वो इलिप्टिकल हो जाता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन, with the sun at one of the foci, one of foci, यानी कि सन आपके पास इसकी एक फोकाई पे, फोकाई मतलब फोकस में, हमारे पास ये इलिप्स का सेंटर बन जाता है बच्चे, और आपके पास ये आपके इलिप्स का फोकस है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, इसका एक सेंटर है। जो आपके पास ये वाला रेडियस है, ये बड़ा है कि छोटा है, तो ये बड़ा आपके पास रेडियस है। आप इसको कौन सी एक्सिस बोलते हो बच्चे, मेजर एक्सिस। आप इसको कौन सी एक्सिस बोलोगे बच्चे, मेजर एक्सिस बोलोगे। और एक रेडियस बच्चे छोटा है, इसको आप कौन सी एक्सिस बोलोगे, शाबाश बताओ बच्चे, माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। अब इसका मतलब क्या है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो हमारे पास यहाँ पर अब कुछ एक चीजें बेटा जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। नंबर 1, हमारे पास यहाँ पर ये जो आपका सेंटर है, वहां से लेके इलिप्स तक की दूरी बच्चा हमारे पास किसके बराबर होती है, आपके पास r। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये बच्चा आपके पास सेमी मेजर एक्सिस। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर ये सन है, ये सन बच्चे अपनी रोशनी दे रहा है इस वक्त, और बच्चा हमारे पास है ये सेंटर ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सेंटर से लेके इलिप्स तक की दूरी r, और बच्चा हमारे पास सन से लेके सेंटर तक की दूरी होती है e इंटू r। अब ये स्कूल में टीचर नहीं पूछेगा, पर ये e क्या चीज है, r तो पता लग गया, चलो एक तरीके से रेडियस है। e को बच्चे हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, हम इसको क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो इसका मतलब आप किस में जा रहे हो बच्चे, सर्कल के अंदर जा रहे हो। अगर आपकी एसेंट्रिसिटी 0 है तो आप बच्चे सर्कल में जाते हो। बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है, इतना बच्चे हमारे पास यहाँ पर जानना जरूरी है। और यहाँ पर डिफरेंट प्लैनेट्स की डिफरेंट आपके पास एसेंट्रिसिटी होती है। तो हमारे पास जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं बच्चे, अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग एसेंट्रिसिटी होती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सन जो होता है इलिप्टिकल, आपके पास इलिप्स या इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर से ER दूर है। तो अब ध्यान से समझो नेक्स्ट वन, हमारा जो प्लैनेट है बच्चे वो सन से एक बार बहुत दूर होता है, ये हमारे पास है, और एक बार बहुत क्लोज होता है बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास हमारी अर्थ है, जो इस वक्त बच्चा हमारे पास मूव कर रही है। ये बच्चा हमारे पास हमारी अर्थ है जो कि बच्चे मूव कर रही है। एक बार अर्थ हमारे पास सन के बहुत क्लोज हो जाती है और एक बार दूर। ये बच्चा हमारे पास हम सन से दूर चले गए, और ये बच्चे इस वक्त हम सन के पास है। तो इस वक्त हम सन के कहाँ पर है, पास है कि दूर है, बताओ कोई बच्चा। पास है, इस वक्त हम इस वक्त पास है बच्चे, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त गर्मियां पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, और हम यहाँ पर बच्चे इंडिया, तो हम दूर, हम इंक्लाइंड होंगे। और बच्चे जब गर्मियां आती हैं तो हम बच्चे यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया दूर हो जाता है तो वहां पर ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे r प्लस ऑफ ER। और बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितने के बराबर है, शाबाश बताओ। तो आप क्या बोलोगे, r माइनस ऑफ ER। तो r माइनस ऑफ ER। अब बच्चे जो आपके पास वाला डिस्टेंस होता है, आप इसको बोलते हो पेरीहीलियन। हीलियन जो आपके पास बच्चे सन है, उसको हीलियस, हीलियम इस तरीके से बोला जाता है बच्चे। पेरीहीलियन पास वाला पॉइंट याद कर सकते हो, P पास, P पेरीहीलियन। और जो बच्चा हमारे पास दूर वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, दिस इज नोन एज टू बी दी आपके पास एपीहीलियन। ये बच्चा हमारे पास एपीहीलियन। तो कई टीचर इसको एपीहीलियन डिस्टेंस और बच्चे पेरीहीलियन डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब बताओ मैक्सिमम टू मिनिमम डिस्टेंस की रेशियो किसके बराबर है, कोई बच्चा बता सकता है। ये बच्चे मैक्सिमम आ गया R 1 + E,
और मिनिमम क्या आ गया R1 माइनस ई, R से R कैंसल, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की रेशियो है। ये क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से बच्चे हम कर लेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है बच्चे। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, यानी कि हमारे पास हम हमेशा सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट, हम ही क्या बच्चे सिवाय मरकरी के, क्योंकि मरकरी की बच्चा हमारे पास जो मोशन होती है वो प्रिसेशन होती है, आपका जो मरकरी है वो बच्चे ऐसे घूमता है, ये भाई ध्यान रखना बच्चे। मरकरी बच्चे आपके पास हमेशा इस तरीके से रोटेट करता है, बड़े अजीब ढंग से रोटेट करता है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, सेकंड वन बच्चा। हाँ बोल बच्चे बोल, शाबाश बोलो। अच्छा आपने नोट करना है बेटा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा, तब आप बच्चे उसको कर लीजिएगा। मेरा ये है बच्चे कि अभी 2 से 3 मिनट रह गए हैं, तो आई शुड, है ना, तो कोई बात नहीं, इस वक्त बच्चे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास, कोई बात नहीं बच्चे, द लॉ ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया, लॉ ऑफ एरिया बच्चा हमारे पास क्या कहता है, याद रखना, यह हमारे पास बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चा हमारे पास इस वजह से, क्योंकि किसी भी प्लेनेट पे एक्सटर्नल टॉर्क आपके पास क्या हो जाता है, 0। और तीसरी बात बच्चे, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है बच्चे, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आता है, ऑल द प्लैनेट्स, या फिर बच्चे हम एक ही प्लैनेट की बात करें, अ प्लैनेट, हमारे पास एक प्लैनेट क्या करता है बच्चे, अ प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal area in equal interval of time, equal interval of time, equal interval of the time in the elliptical orbit, in the elliptical orbit, in the elliptical orbit। ये बच्चा हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हम इक्वल एरिया कवर करते हैं बच्चे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर स्वीप करते हैं बच्चे। और हमारे पास यहाँ पर कैसे है बच्चे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये बच्चा हमारे पास हमारा एक ऑर्बिट है, और हमारे पास सन कहाँ पर है, सन बच्चा हमारे पास इसके एक फोकाई पे, और हमारा जो प्लेनेट है बच्चे, वो प्लेनेट बच्चा हमारे पास इसके आसपास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये प्लेनेट बच्चा हमारे पास मूव कर रहा है। अब हमारे पास इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ये क्या कहते हैं, हमारे पास ये प्लेनेट का रेडियस वेक्टर इस वक्त आर, सपोज कि कुछ टाइम के अंदर ये प्लेनेट आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गया, कुछ टाइम लिया इसने और यहाँ पर पहुंच गया, आपका प्लेनेट बच्चे अपनी जगह चेंज करके कहां पर पहुंच गया, आपके पास यहाँ कहीं पर पहुंच गया, और हमारे पास यहाँ पर एंगल आपके पास कुछ बन गया, या फिर बच्चे हमने एक एरिया को कवर कर दिया, ये एरिया कवर कर दिया। इस वक्त बच्चा हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम था, और बच्चा हमने टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी के अंदर एक एरिया कवर किया, जो कि एरिया A1। और इसी तरीके से ये प्लेनेट पहुंच जाता है बच्चे दूसरी तरफ, जब ये दूसरी तरफ पहुंच जाता है आपके पास, तो यहाँ पर भी वो सेम टाइम, देखो टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, सेम टाइम का मतलब है टाइम इंटरवल, यहां से लेके यहां तक इस प्लेनेट ने दोबारा सेम टाइम इंटरवल लिया, टी डैश और टी डैश प्लस ऑफ डेल्टा टी। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है आपके पास, तो आपके पास मिनिमम है। और यहाँ पर जो एरिया इसने कवर किया, जो एरिया, ये एरिया हमारे पास यहाँ पर A2, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम सेम टाइम इंटरवल पे किसी भी ऑर्बिट के किसी भी हिस्से में चले, तो आपके पास एरिया A1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, A2। ये एरिया सेम है, लेकिन तब बच्चे जब टाइम इंटरवल, भाई साहब ये बात ध्यान रख लेना, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल सेम नहीं है तो डिफरेंट हो सकते, तो बच्चा हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम इंटरवल सेम है तो बच्चा हमारे पास ये सेम रहेगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। और कैसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रोटेशनल मोशन में एक रिलेशन करवाया था, अगर आपको याद,
द एरियल वेलोसिटी, जो हमारी एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, वो बताओ किसके बराबर होती है? आपकी एरियल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dA/dt। अगर आपको याद हो तो ये मैंने करवाया था L/2, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यानी कंजर्व का मतलब है सेम, ये सेम रहता है, ये सेम है, कांस्टेंट है आपके पास। इस वजह से बच्चे आपके पास ये प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम सेम है, मास भी सेम है, तो एरियल वेलोसिटी भी सेम है। मतलब हम सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्या कवर करेंगे? अगर आपका dt सेम है तो ऊपर dA भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ये सेम रहेगा। लेकिन अगर नीचे dt को चेंज कर दोगे तो आपके पास एरिया भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आप बोलोगे ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह है बच्चे, इसकी एक और वजह हमारे पास आती है वेलोसिटी। जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? मिनिमम। मुझे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखना, और जब बच्चा हमारे पास डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना। एक चीज कम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। अब मास तो प्लेनेट का सेम रहता है, जहां डिस्टेंस बड़ा है वहां वेलोसिटी कम हो जाती है, और जहां डिस्टेंस छोटा है वेलोसिटी बड़ी हो जाती है। इस वजह से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। ये पॉइंट याद रखना। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास, आपके पास एक और चीज आ जाएगी। अब वेलोसिटी मैक्सिमम टू वेलोसिटी मिनिमम की रेशियो क्या आ जाएगी? 1+a डिवाइडेड बाई 1 - ये 1+a डिवाइडेड बाई 1 - क्यों भाई? क्योंकि जहां पर डिस्टेंस मैक्सिमम है वहां पर वेलोसिटी 1 - e हो जाएगी, और बच्चे जहां पर डिस्टेंस छोटा है बच्चा हमारे पास, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी कि वो 1+e के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये बात ध्यान रखने वाली। यही चीजें टीचर तुमको पूछेगा, पर ये चीजें, इसमें से मैक्सिमम चीजें डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर आती है, डायरेक्ट। एक और चीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चा हमारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सपोज कि कोई प्लेनेट सन के आसपास घूम रहा है, तो हमारे पास अगर ये अलग अलग टाइम ले रहे, सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर अलग अलग टाइम आ गया, तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? अगर टीचर आपको सेम टाइम नहीं देता है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लो वो सेम टाइम नहीं दे रहा, वो आपको एरिया तो दे रहा है, पर ये टाइम इंटरवल t1 है, और ये टाइम इंटरवल आपके पास किसके बराबर है? t2 के बराबर है। ये एरिया मेरे पास a1 है, ये एरिया मेरे पास a2 है, तो एरियल वेलोसिटी सेम है, तो a1 t1 इज इक्वल टू किसके बराबर है? a2 t2। जहां पे टाइम छोटा हो जाएगा वहां एरिया बड़ा हो जाएगा, जहां पर आप मतलब कि इस तरीके से इसकी रेशियो बच्चे हमारे पास हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये हमारे पास, ठीक। तो बच्चे अब आज घर जाकर इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है, और मुझे बताना बच्चे कि आपने क्या क्या किया। मैं यहाँ से बच्चे केपलर्स लॉ के क्वेश्चन आज नहीं मिलेंगे, आज सिर्फ आपको रिवाइज करना, आज सिर्फ रिवाइज करना। केपलर्स लॉ के आज आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बच्चे, कल मिलेंगे क्वेश्चंस। आपने रिवाइज करके मुझे बताना है क्या पता। और कल बच्चे हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे बच्चे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है बेटा, चलिए ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय। ये सर। ओके, थैंक यू।